नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो मैं इस वीडियो में आपको कक्षा 9th के का साइंस का पहला पार्ट जो कि हमारे आसपास के पदार्थ अध्याय फर्स्ट है, इसके बारे में आज पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। पाठ के अंदर क्या कुछ है, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए एंड तक, मैं आपको पूरा पाठ समझा दूंगा। तो इस पाठ में हमारे पदार्थों के बारे में बताया गया है। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार काम करते हैं। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट की है, मैं आपको वहीं से स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से है पदार्थ की अवस्थाएं। हमारे आसपास के पदार्थ को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जैसा कि आपको पता होगा, पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इसके अंदर आपको ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट नंबर पर है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में आपको पहले मैं बताऊंगा, इसके बाद आपको धीरे धीरे दोनों द्रव और गैस के बारे में बता दूंगा। तो ठोस के बारे में ये मैंने जो हाईलाइट किया वही पढ़ करता हूँ। बाह्य बल लगाने जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा देने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। इससे आपको मतलब बताया गया है कि ठोस, द्रव और गैस के बारे में। ये ठोस है, रबड़ बैंड को अगर हम खींचते हैं तो वो बढ़ जाता है और अब छोड़ते हैं तो वो उसी आकार में आ जाता है। अगर हम ज़्यादा खींचे तो वो टूट भी सकता है। तो अगला है, चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। यानी कि ठोस के आपको गुण बताएंगे। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। तो ये ठोस के बारे में बताया गया है। ठोस अवस्था। परीक्षण से पता चलता है कि द्रव का आकार नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। यानी कि जैसे कि द्रव है, जैसे कि पानी है, अगर हम उसको बड़े बर्तन में रखेंगे तो वो उसमें भी समा सकता है और छोटे में भी आ सकता है, उसी के हिसाब से आ जाता है। द्रव में भाव होता है और इसका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन सरल होते हैं। तो आपको यहाँ बताया गया है, ये द्रव अवस्था है। और इसके बाद हम आते हैं ठोस अवस्था की ओर। ये है गैसीय अवस्था, यानी कि गैस। आपने कभी गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है, जो गैस के एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भर लेता है। तो वो कैसे भरता है, इसके बारे में बताया गया आपको। तो देखते हैं आगे। ये देखिए, यहाँ पर आपको अच्छे से समझाया हुआ है। ठोस के जो सूक्ष्म कण होते हैं वो बहुत बारीक और साथ साथ होते हैं, उनके अंदर गैप नहीं होता। और कोई भी द्रव, उसका थोड़ा सा गैप होता है। यहाँ देखिए, इसके अंदर और ये गैस है। गैस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अंदर जगह मिल जाएगी, यानी कि गैस बहुत ही फैली हुई होती है ठोस के मुकाबले। और द्रव है, उसके अंदर कम जगह होती है। ये आपको चित्र है, ये आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा कि द्रव, गैस और ठोस के अंदर क्या तुलना है। इसके साथ ही आगे देखते हैं क्या चीज़ है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि ये तापमान परिवर्तन का प्रभाव है। अब इस क्रियाकलाप को पढ़ते हैं।
ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के दौरान पदार्थ की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। यानी कि जो चीज़ों के जैसे ठोस, द्रव और गैस के कण होते हैं वो दूर दूर हो जाने से वो गतिज ऊर्जा में बदल जाते हैं। जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित होता है जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस द्रव पिघलकर द्रव में बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। यानी कि जिस तापमान पर कोई भी ठोस जैसे कि बर्फ़ हो गई वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो उसका गलनांक कहलाता है वह पदार्थ। इसके बाद आपको ये देखते हैं, इसमें आपको ये सारे के लाइन बता दी गई। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। यानी कि जैसे कि बर्फ़ है हम उसको पानी में और पानी को गर्म करने पर भाप में बदल सकते हैं। इस प्रकार से आपको समझा जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड। ये नीचे चीनी मिट्टी की प्याली के अंदर जो पड़ा है ठोस अमोनियम क्लोराइड, अगर हम उसको गर्म करें तो वह वाष्प में बदल कर यहाँ आ जाएगा और वाष्प से फिर ठंडा होने पर फिर से वो ठोस में या कम ठोस से पानी की तरह द्रव में आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में और गैस ठोस में, यानी कि ये चक्कर चलता है, वाष्पीकरण होता है। जैसे कि आपको पता है बादल कैसे बनते हैं, इसी प्रकार से बनते हैं। तो वाष्पीकरण किसे कहते हैं? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक सतह क्षेत्र बढ़ने पर, यानी कि वाष्पीकरण कब हो सकता है? जब हम यानी कि पानी को वाष्पीकरण होता है तो पानी को अगर हम फैलाकर छोड़ दें धूप में तो उसका वाष्पीकरण बहुत जल्दी होगा। ये आपको बताया गया। जैसे हम कपड़े को फैलाकर सुखाते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाती है। यानी कि अगर हम कपड़ों को गर्म जगह पर सुखाएंगे तो वो जल्दी सूख जाते हैं, यानी कि तापमान में वृद्धि हो गई, गर्म आ गए। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल व कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाए। यानी कि जहाँ पर पहले से मौसम शुष्क हो वहाँ पर हम वाष्पीकरण नहीं हो पाता, कम होता है। वायु की गति में वृद्धि, यानी कि अगर वायु तेज़ हो और हम उसके अंदर कपड़े सुखाएं तो वो जल्दी सूख जाते हैं, यानी कि वाष्प की मात्रा घट जाएगी, यानी कि जो पानी है वो उड़ जाएगा। इस हिसाब से आपको कारक बताएंगे वाष्पीकरण के। ये देखिए, तेज़ धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। आपको देखा ही होगा, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण का शीतल होने के और कारण उदाहरण दे सकते हैं? यानी कि जब हम सुबह शाम को हम पानी छिड़कते हैं सूखी जगह पर, जिससे कि ज़मीन के अंदर की जो वाष्प है, गर्म हवा है, वो बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर पाठ ख़त्म हो गया है, तो ये लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हम जल की बूंदें नज़र आएगी। यानी कि जब हम किसी गिलास में ठंडा पानी, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी रखते हैं तो गिलास के बाहर हमको गीला यानी कि पानी के संपर्क में आ जाता है, वो जल की बूंदें नज़र आती हैं बाहर, गिलास के बाहर। ये भी वाष्पीकरण का एक कारण है। तो यहाँ पर पाठ ख़त्म हो गया है। अगर आपके पास किताब है तो आप इसका लास्ट में पाठ ख़त्म होने के बाद आपने क्या सीखा
वाला टॉपिक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसके अंदर पाठ के सभी टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से बताए गए हैं। और इसके क्वेश्चन आंसर अगर आपको करने हैं तो इस वीडियो के कुछ टाइम बाद 24 घंटे के बाद वीडियो आ जाएगी हमारे चैनल पर। नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा है, वहाँ जाकर सब्सक्राइब करें।